जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी भव्य दावत की जहां कोई बहुत ही रईस इंसान सिर्फ अपनी दौलत और सत्ता का दिखावा करने के लिए हाँ। किसी कीमती जेवर या सोने की बजाय एक पेड़ किराए पर लेता है। बिल्कुल। और वो भी पूरे दिन के लिए नहीं, बल्कि मतलब सिर्फ घंटे के हिसाब से। हाँ, ये सोचने में ही अजीब लगता है ना? या फिर जरा सोचिए कि कोई शख्स भयंकर गर्मी में एक सर्कस के तंबू के पीछे किसी कलाकार के गंदे पसीने से सने कपड़ों से निचोड़ा हुआ पानी पी रहा है ओह, और उसे एक शानदार नया रिफ्रेशिंग ड्रिंक मानकर मजा ले रहा है। सच कहूँ तो सुनने में ये किसी फैंटेसी या किसी डार्क कॉमेडी फिल्म का सीन लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही घटनाएं पूरी तरह से वास्तविक हैं और ये दोनों इतिहास के उस एक ही अध्याय का हिस्सा हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की सबसे साधारण चीज से जुड़ा है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास आज स्रोतों का एक बहुत ही शानदार और विविध स्टैक है। हाँ, इसमें काफी अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, जिसमें ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज, कुकिंग साइंस की डीप डाइव वीडियोस और यहाँ तक कि 17वीं सदी की कुछ बेहद पुरानी फ्रांसीसी रेसिपीज भी शामिल है। बहुत ही दिलचस्प कलेक्शन है। तो हमारा मिशन ये है कि जब भी हम अपने फ्रिज का दरवाजा खोलें और सब्जियों की टोकरी में पड़े उस पीले या हरे से खट्टे फल को देखें तो हमें सिर्फ एक फल नजर ना आए। सही बात है। आज की ये गहन चर्चा नींबू यानी लेमन और उसके चचेरे भाई लाइम के उस खूनी, विलासिता से भरे और दुनिया को बदल देने वाले इतिहास के बारे में है। देखिए, अगर हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और विज्ञान को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सदियों तक नींबू सिर्फ स्वाद बढ़ाने का जरिया नहीं था। हाँ, कुछ कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इतिहास के उन पन्नों में गहराई तक जाने से पहले मुझे लगता है एक बहुत ही बुनियादी विज्ञान को समझना जरूरी है। हमें से ज्यादातर लोग तो बस यही मानते हैं कि लेमन और लाइम बस एक ही फल के दो अलग-अलग रंग हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है ना, मतलब पीला वाला शायद पक गया है और हरा वाला अभी कच्चा है। और यही दुनिया भर की रसोई में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, देखने में भले ही एक परिवार के लगें, लेकिन एवोल्यूशन यानी विकासवाद के नजरिए से और अपने रासायनिक स्ट्रक्चर में ये दोनों बिल्कुल अलग प्रजातियां हैं। मतलब ये एक ही पेड़ के अलग-अलग रूप नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम खट्टे फलों के पारिवारिक वृक्ष को देखें तो लेमन और लाइम दोनों का एक ही बहुत पुराना आदिम पूर्वज है जिसे सिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिट्रॉन असल में क्या चीज है? क्योंकि आज के बाजारों में तो ये नाम आमतौर पे सुनने को नहीं मिलता। हाँ, इसे आप आसानी से नहीं पाएंगे। सिट्रॉन को आप नींबू परिवार का डायनासोर मान सकते हैं। डायनासोर? हाँ, मतलब कल्पना कीजिए एक बहुत ही बड़े, खुरदरे और अजीब से आकार वाले फल की। इसका छिलका इतना मोटा होता है कि अंदर रस के नाम पर मुश्किल से कुछ बूंदें ही मिलती हैं। अरे वाह! तो फिर इसका फायदा क्या था? ये मूल रूप से हिमालय की तलहटी और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता था। अब जो पीला नींबू यानी लेमन हम आज इस्तेमाल करते हैं वो असल में इसी प्राचीन सिट्रॉन और एक कड़वा संतरा यानी बिटर ऑरेंज का प्राकृतिक क्रॉस या हाइब्रिड है। और हरा वाला लाइम, वो इस तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है? लाइम की कहानी थोड़ी अलग है। ये उसी सिट्रॉन और माइक्रांथा नाम के एक दूसरे फल का क्रॉस है। माइक्रांथा? हाँ, माइक्रांथा। ये जंगलों में पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा, कड़क और बेहद तीखा हरा फल होता है। समझ गया। यानी लेमन और लाइम सौतेले भाई बहनों की तरह है। इनका एक पूर्वज तो समान है, लेकिन दूसरी तरफ का जेनेटिक्स बिल्कुल अलग है। इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से भारत, उत्तरी म्यांमार और चीन के क्षेत्रों में हुई थी। तो ये जो बचपन से हमारा दिमाग में बैठा है कि हरा मतलब कच्चा और पीला मतलब पका हुआ, हाँ, तो ये भी एक धोखा ही हुआ। पूरी तरह से। कृषि विज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि लाइम जब पेड़ पर पूरी तरह से पक जाता है तो वो भी असल में पीला ही हो जाता है। सच में? बिल्कुल, लेकिन किसानों द्वारा उसे हमेशा तब तोड़ा जाता है जब वो पूरी तरह हरा होता है। ऐसा क्यों? मतलब उसे पकने क्यों नहीं देते? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लाइम के जीवन चक्र में वो हरा दौर ही ऐसा होता है जब उसका स्वाद अपने चरम पर होता है। मतलब सबसे तीखा, सबसे तीक्ष्ण और खुशबू से भरा हुआ। अच्छा, तो वो अपना स्वाद खो देता है? हाँ, जैसे ही वो पीला पड़ने लगता है वो अपने उस पंच को खो देता है। इसके विपरीत
लेमन को पकने के लिए हरे से उस चमकदार पीले रंग में आना ही पड़ता है, जिसे हम पहचानते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ, अगर इन फलों को हम संगीत मान ले, तो लेमन एक खुशमिजाज ब्राइट पॉप सॉन्ग की तरह है। बहुत ही सटीक तुलना है ना? हाँ। एक ऐसा गाना जो सबको पसंद आता है, जो किसी भी डेजर्ट, केक या सैलड को एक अच्छी सी मिठास और ताजगी देता है। हाँ। जबकि लाइम एक बहुत ही इंटेंस हेवी मेटल या रॉक एंथम की तरह है। ये एक आक्रामक पंच देता है, सीधा दिमाग पर असर करता है और किसी भी डिश पर हावी हो सकता है। हाँ, और ये तुलना सिर्फ कलात्मक नहीं है, इसके पीछे कठोर रसायन विज्ञान काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, इन दोनों में जो खट्टापन है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड लगभग 6 से 7% होता है और इसका पीएच लेवल 2.0 से 2.6 के बीच रहता है। तो ये थोड़ा कम खट्टा होता है? हाँ, ये एक ऐसा संतुलन है जो हमारी जीभ को एक उज्जवल और हल्का मीठा एहसास देता है। वहीं दूसरी ओर लाइम में सिट्रिक एसिड थोड़ा कम, करीब 5 से 6% होता है। रुकिए, एसिड कम है फिर भी ज्यादा तीखा लगता है? बिल्कुल, क्योंकि उसका पीएच लेवल 2.0 से 2.4 के बीच गिर जाता है। ये मामूली सा रासायनिक अंतर ही उसमें वो कड़वाहट और तीखापन पैदा करता है जो एक रॉक एंथम की तरह हिट करता है। लेकिन बात सिर्फ खट्टेपन की नहीं है। जब हम लेमन को काटते हैं तो जो खुशबू आती है वो लाइम को काटने से आने वाली खुशबू से बिल्कुल अलग होती है। स्रोतों में एसेंशियल ऑयल्स का जिक्र है और ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, वही वो जगह है जहाँ लेमन और लाइम हमारी इंद्रियों के साथ एक अलग तरह का खेल खेलते हैं। लेमन के छिलके और रस में लिमोनीन नाम का एक कंपाउंड प्रचुर मात्रा में होता है। लिमोनीन? हाँ, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो लिमोनीन वो रसायन है जो हमारे दिमाग को साफ, ताज़ा और हल्का सिग्नल भेजता है। यही कारण है कि सफाई के उत्पादों में अक्सर नींबू की खुशबू होती है। और लाइम का तेल, उसकी खुशबू तो बिल्कुल अलग होती है। लाइम के तेल में सिट्रल और टर्पीन का दबदबा होता है। टर्पीन वही कंपाउंड है जो चीड़ के पेड़ों यानी पाइन ट्रीज या गीली मिट्टी में पाया जाता है। अरे वाह! हाँ, ये एक बहुत ही तीखी, जमीन से जुड़ी हुई और लगभग फ्लोरल खुशबू पैदा करता है। तो ये जो मामूली सा केमिकल अंतर है, लेमोनिन बनाम सिट्रल और टर्पीन, इसने असल में ये तय कर दिया कि दुनिया की कौन सी संस्कृति क्या खाएगी। बिल्कुल। अगर हम ध्यान दें तो वेस्टर्न दुनिया में बेकिंग, पास्ता और मैरिनेड में लेमन का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो स्वाद को एक मुलायम संतुलन देता है। सही कहा। लेकिन जब हम लैटिन अमेरिकन टैकोस या थाई और वियतनामी फो सूप की बात करते हैं तो वहां लेमन काम नहीं आता। एकदम सही पकड़ है आपकी। वहां लाइम का तीखापन और वो अर्थी खुशबू ही चाहिए जो भारी मसालों और मिर्च के बीच से अपना रास्ता बना सके। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल और रसायन विज्ञान मिलकर मानव संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि ये फल वैज्ञानिक रूप से कितना शक्तिशाली है, तो ये देखना और भी रोचक हो जाता है कि इस छोटे से रासायनिक पावर हाउस ने प्राचीन दुनिया में क्या तहलका मचाया। बिल्कुल। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि रसोई से निकलकर ये फल राजमहलों और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र तक कैसे पहुंचा, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। प्राचीन रोम का ही उदाहरण लेते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। रोमनों के लिए नींबू कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप बाजार से थैला भर के ले आए। हाँ, चुनौती थी। तो जब कोई चीज इतनी दुर्लभ हो जाती है तो वो सीधा स्टेटस सिंबल बन जाती है। बिल्कुल। स्रोतों में जो रेंटल सिस्टम का जिक्र है वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। रोमन साम्राज्य के कुलीन और अमीर लोग अपनी दावतों में ये दिखाने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं, नींबू के पेड़ किराए पर लेते थे, और वो भी प्रति घंटे की दर से। प्रति घंटे? मतलब पेड़ का मीटर डाउन होता था। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उस समय के समाज में एक अकेले नींबू की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसके बदले में अंजीर या अन्य स्थानीय फलों की पूरी टोकरियां खरीदी जा सकती थी। आज के दौर में अगर कोई अपनी पार्टी में किसी सुपर कार या प्राइवेट जेट को सिर्फ इसलिए खड़ा कर दे ताकि मेहमान उसे देख सकें, रोमनों का नींबू का पेड़ किराए पर लेना बिल्कुल वैसा ही था। एकदम सटीक तुलना है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए था? नहीं, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर भी छुपा था। रोमन समाज में, खासकर सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक हत्याएं बहुत आम थीं। जहर देकर, है ना? हाँ, और जहर देना सबसे लोकप्रिय तरीका था। रोमनों का मानना था कि नींबू में इतनी तीव्र खटास होती है कि ये किसी भी घातक जहर को काट सकता है। अरे बाप रे!
इसलिए दावत की मेज पर नींबू का होना सिर्फ अमीरी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक तरह का जीवन बीमा माना जाता था। ये डर के व्यापार का एक शानदार उदाहरण है ना? लेकिन रोम के पतन के बाद ये ज्ञान और ये फल यूरोप से लगभग गायब सा हो गया। तो फिर ये वापस कैसे आया? यहीं पर अरब और इस्लामी दुनिया की कृषि क्रांति का सबसे बड़ा योगदान सामने आता है। इतिहासकार बताते हैं कि अरबों ने सिंचाई के बहुत ही उन्नत सिस्टम विकसित कर लिए थे। अच्छा। 10वीं सदी में कुस्तुसस अल रूमी नाम के एक प्रसिद्ध अरब विद्वान और कृषि वैज्ञानिक ने अपनी किताबों में इस बात का बहुत विस्तार से जिक्र किया कि शुष्क इलाकों में नींबू की खेती कैसे की जाए। और उनके व्यापारिक मार्गों, खासकर सिल्क रोड के जरिए इस फल का नाम भी बदलता चला गया। मुझे ये भाषाई सफर बहुत आकर्षक लगा। हाँ, ये भाषा के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। स्रोतों के अनुसार मलई भाषा में इसके लिए एक शब्द था लेमू। जब अरब और फारसी व्यापारियों ने इसका व्यापार शुरू किया तो उनकी जुबान पर यह शब्द लेमून बन गया। और फिर सदियों का सफर तय करते हुए यूरोप के बाजारों से होता हुआ ये अंग्रेजी में लेमन बन गया। बिल्कुल। और अरब व्यापारियों ने सिर्फ इसे उगाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने दुनिया को नींबू का सबसे ताजगी भरा उपयोग भी दिया। ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं आप? पिलाकर एक ड्रिंक बनाई जिसे कतारा मिजाज कहा जाता था। तो ये लेमोनेड की शुरुआत थी? हाँ, ये दुनिया की पहली लेमोनेड थी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि 14वीं सदी में उन्होंने यात्रियों के लिए पाउडर लेमोनेड तक बना ली थी। ये सच में एक आधुनिक कॉन्सेप्ट लगता है। जिसे सुक्कर व लेमन मुसाफिरीन कहा जाता था। यात्री से अपने साथ रेगिस्तान के सफर पर ले जाते थे और पानी में घोलकर पी लेते थे। मतलब आज हम जो सुपरमार्केट से इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स खरीदते हैं, उसकी पूरी की पूरी तकनीक सदियों पहले विकसित हो चुकी थी। ये बहुत ही एडवांस बात थी उस समय के लिए। और इसी उन्नत व्यापार और खोज के जरिए ये फल 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाजों के साथ पहली बार अमेरिका पहुंचा। हाँ। लेकिन विलासिता, व्यापार और मीठे ड्रिंक्स के इस लंबे दौर के बाद नींबू के इतिहास का जो अगला पन्ना है वो बहुत ही गहरा, खौफनाक और सीधा जीवन रक्षा से जुड़ा है। यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है और थोड़ी डरावनी भी। बात है 17वीं सदी के पेरिस की। हाँ, वो प्लेग का दौर। उस समय शहर में ब्यूबोनिक प्लेग बहुत भयानक रूप से फैला हुआ था। रोजाना अनगिनत मौतें हो रही थीं। लेकिन उस मौत के तांडव के बीच एक ऐसा समूह था जो रहस्यमयी तरीके से सुरक्षित था। बिल्कुल। और वो थे गली गली में नींबू पानी बेचने वाले लोग, जिन्हें लिमोनार्डियर्स कहा जाता था। उस दौर में किसी को समझ नहीं आया कि लिमोनार्डियर्स क्यों नहीं मर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनके रोजमर्रा के जीवन को देखें तो जवाब उनके काम के तरीके में छिपा था। वो क्या कर रहे थे ऐसा? ये लोग भारी मात्रा में नींबू निचोड़ते थे और बचे हुए छिलकों को फेंकने की बजाय वे उन्हें सिरके यानी विनेगर में उबालकर उस पानी से नहाते थे और अपने घरों के फर्श को उसी से साफ करते थे। उस समय लोगों को बैक्टीरिया, वायरस या प्लेग फैलाने वाले पिस्सू जो फ्लीज होते हैं, उनका कोई वैज्ञानिक ज्ञान तो था नहीं। तो फिर ये नींबू का छिलका उन्हें कैसे बचा रहा था? यहाँ वापस वही रसायन आता है जिसकी हमने पहले बात की थी, लिमोनिन। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि नींबू के छिलकों में मौजूद लिमोनिन एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक कीटनाशक है। अच्छा, तो वो पिस्सुओं को मार रहा था? हाँ, ये कीड़ों के एक्सोस्केलेटन यानी उनके बाहरी आवरण को तोड़ देता है और उनके तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। मतलब उन लिमोनार्डियर्स ने अनजाने में ही प्लेग फैलाने वाले पिस्सुओं और उनके लार्वा के खिलाफ एक अभेद्य रासायनिक सुरक्षा कवच पहन लिया था। बिल्कुल। वे सिरके और लिमोनिन के जिस मिश्रण से नहा रहे थे वो पिस्सुओं के लिए मौत का कुआं था। ये तो जमीन की बात हो गई, लेकिन जमीन पर प्लेग से भी ज्यादा खौफनाक अगर कुछ था तो वो था समुद्र में स्कर्वी नाम की बीमारी का कहर। उफ़ो, स्कर्वी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका खौफ नाविकों के दिलों में तूफानों और समुद्री लुटेरों से भी ज्यादा था। स्रोतों के आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। 1500 से 1800 के बीच इस रहस्यमयी बीमारी से लगभग 20 लाख नाविक मारे गए। 20 लाख? हाँ, ये संख्या समुद्री युद्धों और जहाज डूबने से होने वाली मौतों को एक साथ मिला दें तो भी उससे कहीं ज्यादा थी। और स्कर्वी सिर्फ एक सामान्य बीमारी नहीं थी, ये शारीरिक विघटन की एक भयानक प्रक्रिया थी। हाँ, शरीर अंदर से टूटने लगता था, शरीर में कोलाजन बनना बंद हो जाता था। कोलाजन वो गोंद है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखता है। स्कर्वी होने पर मसूड़े सूज जाते थे, स्वस्थ दांत अपने आप गिर जाते थे और सबसे खौफनाक बात ये थी कि सालों पुराने भरे हुए घाव भी अचानक वापस खुल जाते थे
क्योंकि शरीर उन्हें जोड़कर नहीं रख पाता था। ये सुनकर ही उनके खड़े हो जाते हैं और अंततः नाविक की बहुत ही दर्दनाक मौत होती थी। बिल्कुल। और इस खौफनाक मौत का इलाज इतना साधारण था कि आज यकीन करना मुश्किल होता है। 1747 में ब्रिटिश नेवी के सर्जन जेम्स लिंड ने मानव इतिहास के पहले नियंत्रित क्लिनिकल परीक्षणों में से एक किया। हाँ, जो क्लिनिकल ट्रायल्स आज हम मेडिकल साइंस में देखते हैं। बिल्कुल वही। उन्होंने नाविकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग डाइट दी और साबित किया कि सिट्रस, खासकर नींबू और संतरे, स्कर्वी को तेजी से रोक सकते हैं। जेम्स लिंड की इस खोज के दशकों बाद 1795 में कॉमोडोर पीटर रेनियर ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पूरी फ्लीट को लंबी समुद्री यात्रा पर ले जाने से पहले भारी मात्रा में नींबू का रस लदवा लिया। फिर क्या हुआ? नाविकों को रोजाना ये रस पिलाया गया और जब जहाज महीनों बाद वापस लौटे तो स्कर्वी का एक भी मामला नहीं था, एक भी नहीं। इसके बाद तो ब्रिटिश नेवी में नींबू अमृत बन गया होगा। नाविकों के राशन में इसे अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश नौसेना दुनिया भर के महासागरों पर अजेय हो गई क्योंकि उनके नाविक बीमारियों से नहीं मर रहे थे। ये सच है कि ब्रिटिश नौसेना ने महासागरों पर राज किया, लेकिन इतिहास विज्ञान के साथ अक्सर एक क्रूर मजाक करता है। वो कैसे? जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब ब्रिटिश नेवी के अधिकारियों ने कुछ पैसे बचाने का फैसला किया। भूमध्य सागर से आने वाले नींबू महंगे थे, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने ही कैरिबियाई उपनिवेशों से आने वाले सस्ते लाइम का इस्तेमाल किया जाए, आखिर दोनों खट्टे ही तो हैं। और यहीं से ब्रिटिश नाविकों को दुनिया भर में लाइमीज यानी लाइमीज कहा जाने लगा। ये एक ऐसा उपनाम है जो आज भी कभी-कभी इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन क्या वो पैसे बचाने का फैसला सही था? ये नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी और घातक गलतियों में से एक साबित हुई। दोनों फलों में विटामिन सी होता है जो स्कर्वी का एकमात्र इलाज है, लेकिन विज्ञान के स्तर पर देखें तो लेमन में प्रति 100 ग्राम 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है और लाइम में? जबकि लाइम में सिर्फ 30 मिलीग्राम होता है। यानी विटामिन सी लगभग आधा हो गया। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात से स्कर्वी वापस कैसे आ गया? ये केवल आधी मात्रा की बात नहीं थी। उस समय किसी को ये पता नहीं था कि विटामिन सी असल में एक मॉलिक्यूल है जो बहुत ही नाजुक होता है। ये हवा, प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। अच्छा। ब्रिटिश नौसेना ने इस नए लाइम के रस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे तांबे यानी कॉपर के बर्तनों में उबाला और पाइपों के जरिए बैरलों में भरा। तांबे के बर्तन और उबालना? हाँ, तांबा असल में एक रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है जो विटामिन सी को पूरी तरह तोड़ देती है और उबालने से रही सही कसर पूरी हो गई। तो रस में बचा क्या फिर? कुछ भी नहीं। जब तक वो लाइम का रस नाविकों तक पहुंचता उसमें विटामिन सी की एक भी बूंद नहीं बची होती थी। नतीजा ये हुआ कि स्कर्वी का भयानक रूप से फिर से लौट आया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ब्रिटिश नौसेना ने थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसी बीमारी को वापस न्योता दे दिया जिसे वो जीत चुके थे। बिल्कुल। और इसका सबसे बुरा असर ये हुआ कि लोगों का उस इलाज से ही भरोसा उठ गया, जिससे स्कर्वी का पक्का वैज्ञानिक कारण समझने में दशकों की देरी और हो गई। ज्ञान का सही इस्तेमाल और उसके पीछे के विज्ञान को पूरी तरह समझना कितना जरूरी है, ये घटना उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। निश्चित रूप से। अब मौत के इन समंदरों और महामारियों के भयानक इतिहास से निकलकर अगर हम वापस जमीन पर आएं तो बीमारियों से लड़ते हुए इस फल ने समाज में एक ऐसी जगह बना ली जो आज पूरी दुनिया में खुशी, गर्मियों और रिफ्रेशमेंट का पर्याय है। आप आधुनिक लेमनेड की बात कर रही हैं? हाँ, एक ऐसी ड्रिंक जो कभी मौत से बचाती थी, अब वो लाइफस्टाइल बन गई थी। 17वीं सदी तक आते आते ये ड्रिंक यूरोप के कैफेज में बहुत मशहूर हो गई थी। हाँ, ये बहुत पॉपुलर हो गई थी। स्रोतों में 1651 की एक रेसिपी का जिक्र है जिसे ला वॉरेन नाम के एक मशहूर फ्रांसीसी शेफ ने अपनी किताब में लिखा था। इसमें क्या था? इसमें पानी, चीनी, 6 नींबू का रस, 2 संतरे और उन दोनों के छिलकों का जेस्ट मिलाया जाता था। ये अपने जमाने की एक बहुत ही रिफाइंड रेसिपी थी। लेकिन लेमोनेड का सफर सिर्फ कुलीन कैफेज तक सीमित नहीं रहा। 19वीं सदी के अमेरिका में आकर इसने एक बिल्कुल नया राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया। वो टेम्परेंस मूवमेंट वाला हिस्सा? बिल्कुल। उस समय अमेरिका में टेम्परेंस मूवमेंट यानी शराबबंदी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यहाँ हम स्रोतों के आधार पर बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बस एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ये देखना दिलचस्प है कि उस आंदोलन ने लेमोनेड को ही क्यों चुना। हाँ, वे पानी या चाय को भी प्रमोट कर सकते थे। इसका एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और संवेदी कारण है।
शराब पीने वालों को गले में एक किक या एक तीखापन महसूस होता है। सादे पानी या चाय में वो किक नहीं होती। हाँ, वो तो है। लेकिन नींबू के सिट्रिक एसिड का जो तीखापन है वो गले में लगभग उसी तरह का एक संतोषजनक प्रहार करता है। इसलिए इस आंदोलन ने लेमनेड को शराब के एक आदर्श, नैतिक और स्वस्थ विकल्प के रूप में प्रमोट किया। और उनका मशहूर नारा था, गुड बाय टू लिकर, हियर्स टू लेमनेड। हाँ, मतलब शराब को अलविदा, लेमनेड का स्वागत। और इसका असर राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर तक दिखा। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रदरफोर्ड बी हेस की पत्नी ने व्हाइट हाउस में होने वाली दावतों में शराब पूरी तरह बैन कर दी और उसकी जगह लेमोनेड परोसना शुरू किया। इसके कारण प्रेस ने उन्हें लेमोनेड लूसी का नाम तक दे दिया था। ये दर्शाता है कि कैसे एक साधारण सी ड्रिंक एक पूरे सामाजिक आंदोलन का प्रतीक बन सकती है। लेकिन अगर हम लेमोनेड के इतिहास की बात कर रहे हैं तो पिंक लेमोनेड का जिक्र किए बिना ये चर्चा अधूरी है। अरे, पिंक लेमोनेड आज हम हर कैफे, हर सुपरमार्केट में इसे देखते हैं। बिल्कुल। ये इस पूरे डीप डाइव का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि इसकी शुरुआत की जो कहानियां हैं वे पूरी तरह से बेतुकी हैं। हाँ, बहुत अजीब है। स्रोतों में इसके आविष्कार की 2 अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी थोड़ी दुर्घटना जैसी है। कहा जाता है कि हेनरी एल्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने अनजाने में लेमोनेड के एक बड़े बर्तन में लाल रंग की दालचीनी वाली कैंडी गिरा दी थी। कैंडी घुल गई, रंग गुलाबी हो गया और लोगों को वो नया स्वाद और रंग बहुत पसंद आया। ये एक बहुत ही सादी और समझ में आने वाली कहानी है, लेकिन इतिहासकार दूसरी कहानी को ज्यादा पुख्ता मानते हैं और वो कहानी थोड़ी असहज करने वाली है। असहज? जब मैंने इसे स्रोतों में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मजाक किया है। नहीं, मजाक नहीं था। बात 1857 की है। पीट कॉन्कलिन नाम का एक आदमी एक सर्कस में लेमोनेड बेच रहा था। हाँ। भीड़ बहुत थी, गर्मी भयंकर थी और अचानक उसके पास लेमोनेड बनाने के लिए पानी खत्म हो गया। वो पानी की तलाश में पागलों की तरह सर्कस के ड्रेसिंग तंबू में गया और वहां उसने जो किया वो आज के स्वास्थ्य विभाग को कोमा में डाल सकता है। अरे बाप रे। ड्रेसिंग तंबू में एक सर्कस परफॉर्मर ने अभी अभी अपनी गुलाबी रंग की टाइट्स पानी की एक बाल्टी में धोकर निचोड़ी थी। वो पानी मैला और पूरी तरह से गुलाबी हो चुका था। रुकिए, मतलब सच में वो गंदे कपड़ों का पानी था? हाँ बिल्कुल, पसीने से सनी हुई गुलाबी टाइट्स। और पीट कॉन्कलिन ने बिना कुछ सोचे उस गंदे गुलाबी पानी को उठाया, उसमें नींबू और चीनी मिला दी और वापस भीड़ में जाकर चिल्लाने लगा, ताजा स्ट्रॉबेरी लेमोनेड। और मजाक देखिए कि उस दिन उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई। क्या बात कर रहे हैं? सच में। आज हम इतने चाव से पिंक लेमोनेड को एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक मानते हैं, ये जानते हुए भी कि इसका ऐतिहासिक उद्गम एक गंदी बाल्टी से हुआ था। ये घटना भले ही हास्यास्पद हो, लेकिन ये एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक तथ्य को उजागर करती है, जिसे हम कलर साइकोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि इंसान सिर्फ अपनी जीभ से स्वाद नहीं चखता, हम अपनी आंखों और दिमाग से भी स्वाद महसूस करते हैं। एकदम सही। लेकिन ये कैसे काम करता है? क्योंकि स्वाद तो जीभ पर मौजूद रिसेप्टर से आता है ना? जीव विज्ञान के अनुसार विकासवाद ने हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि हम लाल और गुलाबी रंगों को पके हुए मीठे और रसदार फलों जैसे बेरीज से जोड़ते हैं। तो जब हम गुलाबी रंग देखते हैं, साधारण नींबू पानी जितना ही खट्टापन हो, बिल्कुल, वो गुलाबी रंग हमारे खट्टेपन के एहसास को कम कर देता है। मार्केटिंग की दुनिया आज भी हमारी इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाती है। तो इस सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा में सामने आए तथ्यों को एक धागे में पिरोएं, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि ये महज एक फल नहीं है, ये मानव इतिहास का एक खामोश गवाह और एक सक्रिय भागीदार रहा है। इसने अपनी तीव्र खटास और खुशबू से रोमन साम्राज्यों की मेजों की शोभा बढ़ाई। इसने अपने रासायनिक यौगिकों से मध्यकालीन पेरिस में महामारियों को रोका, सिल्क रोड पर संस्कृतियों को आपस में जोड़ा और ब्रिटिश नौसेना को दुनिया भर के महासागरों पर अजेय बना दिया। ये सिर्फ सलाद पर निचोड़ने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव इतिहास के सबसे अहम सर्वाइवल टूल्स में से एक रहा है। इस चर्चा के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगली बार जब हम किसी ग्रोसरी स्टोर में लेमन या लाइम को देखेंगे या किसी कैफे में अपनी ड्रिंक में नींबू का एक टुकड़ा डालेंगे, तो हमें सिर्फ एक खट्टा फल नजर नहीं आएगा। हाँ,
एक नया नजरिया मिलेगा। हमें उस पतले से छिलके के भीतर छुपा हुआ हजारों सालों का वो शक्तिशाली इतिहास, विज्ञान और जीवन रक्षा की गाथा नजर आएगी। इतिहास अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में सबसे गहराई से छिपा होता है। जो चीजें हमें सबसे साधारण लगती हैं, असल में उन्हीं के पास सुनाने के लिए सबसे असाधारण कहानियां होती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस डीप डाइव के बिल्कुल अंत में एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज से 2000 साल पहले एक साधारण सा नींबू दुनिया का सबसे कीमती, सत्ता और विलासिता का प्रतीक माना जाता था, जिसे लोग अपनी दौलत दिखाने के लिए किराए पर लेते थे, बिल्कुल। तो आज हमारे घरों में, हमारी रसोई या हमारी जेब में पड़ी ऐसी कौन सी बिल्कुल साधारण चीज है जो शायद आज से 1000 साल बाद भविष्य के लोगों के लिए कोई बेशकीमती खजाना या रहस्य बन जाए? ये सोचने वाली बात है। जो चीज आज हमारे लिए रद्दी या आम है, वो कल का इतिहास कैसे बन सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में गोता लगाएंगे।